इधर अशोक सिर्फ अशोक नहीं था, वो सम्राट अशोक बन चुका था। अशोक के हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं, इसलिए उसके आसपास हमेशा रहती थीं, उसकी सेवा करती थी। उसमें से कई औरतें ऐसी थीं जो उसको छूना ही पसंद नहीं करती थी। नगर नायक को बुलाओ। नगर नायक, तुम्हें पता है इस महल में क्या हो रहा है? नहीं महाराज। नहीं? इस महल के स्त्रियों को देवनाम प्रिय सम्राट अशोक को छूने से घृणा होती है। महाराज, इन्हें कारागार में डालकर भूखा रखना चाहिए, इनके लिए यही सजा ही बहुत है। तभी सभी दासियां चिल्लाती हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो। तभी उनमें से एक दासी बोलती है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था और ये बहुत बड़ी सजा है महाराज। वो तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम हो ही क्या? एक तुच्छ दासी। एक दासी जो मेरे ही महल में रह रही है, एक दासी जो मेरे ही महल का अनाज खा रही है, यहाँ के वस्त्र पहन रही है, और वो मुझसे ही घृणा कर रही है। महाराज क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज। इन सभी को इनके वस्त्र सहित लपेटकर इन्हें जिंदा जला दिया जाए। क्या इन सभी को महाराज? सबको ले जाओ इन्हें। इधर दासियां चिल्लाती जा रही थी कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई महाराज, कृपया एक मौका दे दीजिए महाराज। लेकिन अशोक ने एक न सुनी। वो बिल्कुल इस तरह बैठ गया जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा हो इन सब बातों से। श्रीलंकाई और उत्तर भारतीय दोनों परंपराओं का दावा है कि अशोक बौद्ध धर्म से पहले एक हिंसक व्यक्ति था। तारानाथ ने भी ये कहा है कि अशोक को शुरू में कामाशोक कहा जाता था, क्योंकि उसने आनंददायक गतिविधियों यानी कि काम में कई साल बिताए थे। तब उन्हें चंदा अशोक यानी अशोक द फेयर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कुछ साल बुरे कर्म करते हुए बिताए थे। और अंत में बौद्ध धर्म में उनके रूपांतरण के बाद उन्हें धम्म अशोक यानी धर्मी अशोक के रूप में जाना जाने लगा। अशोक अवदान भी उन्हें चंदाशोक कहता है और उनके कई क्रूर कामों का वर्णन करता है। लड़कियों से अगर कुछ मंत्री ज्यादा बोलते थे तो उन्हें सीधा मृत्यु दंड भी दिया जाता था, और इससे भयानक सजा भी। और इधर जिन मंत्रियों ने उन्हें सिंहासन पर चढ़ने में मदद की थी, उन्होंने बिंदुसार के मरने के बाद उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूं मौर्य साम्राज्य में राजा से अधिक यहाँ के मंत्री राज्य संभालने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है महाराज। हम चाहे कितने भी कामों में आपका साथ दें, लेकिन हम कभी आपसे ऊपर नहीं हो सकते। आप हमारे महाराजा हैं, हमारे मालिक हैं। ये तो आप कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन हमारे राज्य के अन्य मंत्री, हमारे सभा में जितने मंत्री बैठे हैं, उनमें ये बात नहीं है। मुझे लगता है लोग ये ना कहने लगे कि मौर्य वंश राजाओं का नहीं मंत्रियों का शासन था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा महाराज, क्योंकि आपके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, उन्होंने जो भी नीतियां अपनाई, उन्होंने हमेशा अपने मंत्रियों, अपने महामात्र से सलाह ली है। और एक राज्य को चलाने के लिए यह जरूरी भी है, न तो अगर आप ही ऐसा करते हैं तो इसमें आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। पर मुझे लगता है कि मंत्रियों के अंदर थोड़ा घमंड आ गया है, जिसके परिणाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लगता है वो मेरी बात नहीं, मैं उनकी बात मानता हूं बस। आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बताइए। मैं इसके लिए सभा में सभी मंत्रियों को आमंत्रित करूंगा और अपने राज्य के सभी मंत्रियों को भी बुला लूंगा। आपको जिससे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, आपको जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मंत्रियों की परीक्षा लूं। कहो, क्या कहते हो तुम? और तुम देख लो, मैं इस बात में भी सबसे पहले तुम्हारी ही सलाह ले रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे दरबार के मुख्य मंत्री हो और मेरे सलाहकार भी हो। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं इसका पालन अवश्य करूंगा। मैं सारे मंत्रियों को राज दरबार में बुलाऊंगा और आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, सभा आयोजित की जाए। मैं सभी मंत्रियों को आदेश देता हूं कि यदि आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आपको इसकी परीक्षा देनी होगी। आपको पाटलिपुत्र के सभी फलदार और फूलदार वृक्षों को काटना होगा। यह मेरा आदेश है, और जो इसका पालन नहीं करेगा, परिणाम स्वरूप उसे बहुत बुरा दंड दिया जाएगा।
चारों ओर शोर मचने लगा कि ये क्या बोल दिया राजा ने। अगर हम सभी वृक्षों को काट देंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? और तब के समय में तो खाना बनाने के लिए भी लकड़ियों का ही उपयोग होता था। जानवरों के चारों के लिए भी पेड़ों का उपयोग होता था। और वैसे भी वृक्ष काटना कौन सा सही काम था जो अशोक ने ऐसा आदेश दे डाला? महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये कैसी आज्ञा है? इससे तो हमारे राज्य का तहस नहस हो जाएगा। अब भविष्य के लोग आपको इसके लिए नहीं सोचेंगे कि मौर्य वंश में एक शासक ऐसा था जिसने वृक्षों को भी नहीं छोड़ा। चुप हो जाओ मंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक परीक्षा है, और अगर मैंने ये आदेश दिया है तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सब इसका पालन करेंगे। मैं अशोक हूं, सम्राट अशोक। जब वे इस आदेश का पालन करने में विफल रहे तो अशोक ने व्यक्तिगत रूप से 500 मंत्रियों के सिर काट दिए। इस घटना के बाद बात ये लोगों में तेजी से फैल गई कि सम्राट बहुत क्रूर है, सम्राट सन की है। एक दिन एक पार्क में टहलने के दौरान अशोक और उसकी उपपत्नी एक सुंदर अशोक के पेड़ के पास आई। इस नजारे ने उन्हें कामुक मूड में डाल दिया, लेकिन महिलाओं को उनकी खुरदरी त्वचा को सहलाने में मजा नहीं आया। कैसी त्वचा है अशोक की, लगता ही नहीं एक राजा के पास बैठे हैं। मुझे तो अशोक नाम से भी घिन आती है। कुछ समय बाद जब अशोक सो गया तो क्रोधित महिलाओं ने उसके नाम के पेड़ के फूल और शाखाओं को काट दिया। अशोक के जागने के बाद उसने सजा के तौर पर अपनी 500 रखैलियों को जलाकर मार डाला। सम्राट द्वारा किए जा रहे लगातार नरसंहार और गतिविधियों ने राधा गुप्त को बहुत परेशान कर रखा था। वो ये सोच रहे थे कि अगर ऐसे मौके पर सम्राट इन सब गतिविधियों में बिजी रहेंगे तो साम्राज्य विस्तार में कैसे ध्यान देंगे। अगर महाराज यूं ही लोगों को मारते रहेंगे और खुद ही नरसंहार करते रहेंगे तो लोगों के बीच में उनकी क्या छवि रह जाएगी, और भविष्य में समाज इन्हें बस क्रूर अशोक के नाम से ही याद रखेगा। ये तो बहुत चिंता का विषय है सेनापति। राधा गुप्त जी, मैं तो ये कहता हूं कि हम महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं कि महाराज ये सब चीजें उनके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। अभी तो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार करना चालू किया है और हम लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। हमें अभी और भी काम करना है। नहीं सेनापति, नहीं, अभी से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। महामात्य, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अशोक का स्वभाव इतना क्रूर कैसे होता जा रहा है। तुम्हें पता है सेनापति, जिस इंसान को बचपन से ही सिर्फ उसके कुरूप होने के कारण, उसकी त्वचा रूखी होने के कारण ये कह दिया गया हो कि उसे महाराजा नहीं बना दिया जाएगा, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आप सही कह रहे हैं महामात्य। अशोक का क्रूर स्वभाव कहीं न कहीं उसके साथ जो भी बचपन से होता चला आ रहा है उसका ही नतीजा है। ऊपर से उसकी मां की मृत्यु उसके लिए सदमा बन चुकी थी, फिर भी उसने राज्य संभाला। हाँ, वही तो। लेकिन एक काम हो सकता है। हम महाराज को इस बात के लिए राजी नहीं कर सकते कि वो किसी का नरसंहार ना करे या किसी को सजा ना दे। वो राजा है, हम उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सजा देने के लिए महाराज स्वयं हाथ ना उठाएं? क्यों ना महाराज किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास रख लें जो उनके बदले उसे सजा दे महाराज के आदेश पर। तो उससे क्या होगा महामात्य? उससे यह होगा कि व्यक्तिगत तौर पर कभी महाराज गलत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ खून से नहीं रंगे होंगे। इस तरह के नरसंहारों में राजा की भागीदारी से परेशान प्रधानमंत्री राधा गुप्त ने राजा को बेदाग छोड़ने के लिए भावी सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने के लिए एक जल्लाद को काम पर रखने का प्रस्ताव रखा। सम्राट अशोक की जय हो। जी महामात्य, बताइए क्या बात है? आज आपने इस तरह अचानक सभा आयोजित कर दी। इस समय मेरी चिंता का विषय बस आपके भविष्य से जुड़ा है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई भी इतने भारी सम्राट को गलत नजरिए से देखे। कैसा गलत नजरिया? क्या कह रहे हैं आप? शांत हो जाइए,
मैं तो बस ये कह रहा था कि जिस तरह से आप लगातार नरसंहार करते जा रहे हैं, लोगों के बीच आपकी छवि खराब होती जा रही है। जिस समय आपने तक्षशिला और उज्जैन पर विद्रोह शांत कराया था, उस समय आपकी छवि अलग थी। महाराज, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप खुद सोचिए, जहां बिना युद्ध के भी हम लड़ाई जीत सकते हैं, वहां पर भी युद्ध करना पड़ेगा। महामात्य, आप सच बोल रहे हैं। मगध की सेना इस समय पूरे संसार की सेना में सर्वाधिक ताकतवर है। महाराज, मेरा वो मतलब नहीं है। ना ही मैं मगध की सेना पर शक कर रहा हूं, ना ही आपके कौशल पर। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप बेशक जिनको सजा देना चाहते हैं दीजिए, जिनको भी प्रताड़ित करना चाहते हैं करिए। मैं बस ये कहना चाहता हूं, क्यों ना हम इस काम के लिए एक जल्लाद रखें और आपके हाथ खून से न रंगे। ठीक है महामात्य, अगर आपने ये सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। सम्राट अशोक भी बात के लिए राजी हो गई। गिरिका एक मगध गांव का लड़का जिसने दावा किया कि वो पूरे जम्बू द्वीप को अंजाम दे सकता है, उसको इस उद्देश्य के लिए काम पर रखा गया था। उन्हें चंद गिरिक यानी भयंकर गिरिका के रूप में जाना जाने लगा। मेरा इस तरह लोगों को सजा देना बहुत कठिन हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप पाटलिपुत्र में एक जेल का निर्माण कराइए, यहां पर लोगों को सजा दी जा सके। और उसके अनुरोध पर अशोक ने पाटलिपुत्र में एक जेल का निर्माण किया। अशोक का नर्क कहा जाने वाला जेल बाहर से देखने में अच्छा लगता था, लेकिन इसके अंदर गिरिका ने कैदियों को क्रूरता से प्रताड़ित किया। 5वीं शताब्दी के चीनी यात्री फैक्सियन का कहना है कि अशोक ने स्वयं अत्याचार विधियों का अध्ययन करने के लिए अंडरवर्ल्ड का दौरा किया और फिर अपने तरीकों का आविष्कार किया। 7वीं सदी के यात्री वेन त्सांग ने दावा किया कि उसने अशोक के नर्क के स्थल को चिन्हित करने वाले एक स्तंभ को देखा है। महावंशा ने अशोक की क्रूरता के बारे में भी संक्षिप्त रूप में बताया, जिसमें कहा गया है कि अशोक को पहले उसके बुरे कामों के कारण चंदाशोक कहा जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म में उसके रूपांतरण के बाद उसके पवित्र कार्यों के कारण उसे धर्मशोक कहा जाने लगा। हालांकि उत्तर भारतीय परंपरा के विपरीत श्रीलंकाई ग्रंथों में अशोक द्वारा किए गए किसी भी विशिष्ट बुरे कामों का उल्लेख नहीं है, सिवाय उसके अपने 99 भाइयों की हत्या के। ऐसा भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो भी लेख उपलब्ध थे उन पर कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, क्योंकि अगर आप उन पर बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे और बाद में ये लिखेंगे कि एक जो राजा बहुत क्रूर था वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, तो इससे तो बौद्ध धर्म का ही बहुत प्रचार होगा। बात ये भी आती है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को कब अपनाते हैं। क्रूर स्वभाव को देखकर तो नहीं लगता कि वो कभी बदलेंगे।